नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 29वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण विधियाँ रहने वाला है। और शिक्षण विधि में मैं आप लोगों को ना थ्योरी का ना 2 क्लास लाया था। उसके बाद आप लोगों से कहा था कि इसमें ना अनेक प्रकार के आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज बनता है, मतलब क्वेश्चन बनेगा बोल करके। और 3-4 क्लास इसमें आप लोगों का एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा बोला था ना। तो उसी कड़ी में आज का ना आप लोगों का जो एमसीक्यू का जो टेस्ट सीरीज है ना वो तीसरा क्लास है आप लोगों का, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग ना इसको पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक मेरे आंसर लेने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। और इसी को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास केवल 2 महीने का टाइम है। तो इन 2 महीनों में जितना आप एफर्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो ना, तो बढ़िया ध्यान लगा करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट तभी डिसाइड होगा जब आप लोग अभी पढ़ोगे, तो बाद में आप लोगों को कितना अच्छा रहेगा जब एग्जाम में सब सारा पेपर ना अच्छा बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि अभी आप लोगों के पास टाइम है तो बढ़िया सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो इंग्लिश क्लास है ना वो मेरे एक और चैनल बाय एमडी धीवर पर चल रहा है। तो वहाँ पर भी आप लोग जा करके ना देख सकते हो। इंग्लिश का क्लास है वो, तो उसको भी बढ़िया तरीके से ना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति खाली स्थान में से हुई। ऑप्शन ए मानवतावाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी रचनावाद या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति खाली स्थान में से हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना रचनावाद वो करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रचनावाद से हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और रचनावाद के जो जनक है ना वो जीन पियाजे को माना जाता है, ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है। अलग से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रचनावाद के जनक किसे माना जाता है बोल करके ना, तो आप लोगों को जीन पियाजे याद रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, रचनावाद पर जो जोर देता है ना वो एनसीएफ 2005 में ना निष्क्रिय रूप से सिखाने के बजाय बच्चों को सक्रिय रूप से ना भागीदारिता पूर्ण ना सिखाने पर जोर दिया जाता है। और बच्चों को ना गतिविधियों के माध्यम से और अन्वेषण खोज के माध्यम से ना सीखने पर बल दिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो रचनावाद है वो शिक्षा के एक प्रमुख दृष्टिकोण से आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये जो रचना है उसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? तो अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से जो संबंधित है वो विश्वसनीयता भी हो जाएगा, वैधता भी हो जाएगा और वस्तुनिष्ठता भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संचालन, ऑप्शन बी सुविधा प्रदान करने वाला, ऑप्शन सी कक्षा की निगरानी करना या ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सुविधा प्रदान करने वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? डिजिटल कक्षा कहने का मतलब यह है कि एक जो कक्षा है ना उसमें मान के चलो डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जाता है। मान करके चलो डिजिटल बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़ा वाला डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो कोचिंग सेंटर वगैरह में पढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से ना बच्चों को ना जो कक्षा है उसमें डिजिटल बोर्ड रख दिया जाए और डिजिटल माध्यम से बच्चों को दिखा करके जो चीज़ पढ़ाना है,
जो टॉपिक पढ़ाना है ना, तो उसको जब पढ़ाया जाता है डिजिटल कक्षा में ना, तो एक जो शिक्षक की भूमिका होता है ना, वो सुविधा प्रदान करने वाला होता है। और हम लोगों ने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था ना एनसीएफ 2005 में, कि एक जो शिक्षक की भूमिका है वो सुविधा दाता के रूप में माना जाता है, उसे सुविधा प्रदान करने वाला बच्चों के लिए। तो सुविधा प्रदान करने वाला डिजिटल कक्षा में ना शिक्षक की भूमिका हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए रंगीन चौक का प्रयोग, ऑप्शन बी अच्छे लिखावट और पंक्तियों में युक्त अंतर, ऑप्शन सी स्पष्ट और शुद्ध लेखन, या ऑप्शन डी डस्टर का उचित उपयोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट और शुद्ध लेखन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो श्याम पट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड होता है जी, ब्लैक बोर्ड बोल सकते हो या ग्रीन बोर्ड बोल सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग श्याम पट कहते हैं। श्याम पट जनरली ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, उसको श्याम पट कहा जाता है, ठीक है। तो श्याम पट पर लिखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो वो स्पष्ट और शुद्ध लेखन ना होगा जी। हाँ, एक जो शिक्षक है अगर बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ाने के समय उन्होंने लिख कर पढ़ा रहा है, तो स्पष्ट लिखावट होगा तब ना बच्चे को समझ में आएगा, और शुद्ध लेखन होगा, किसी प्रकार से उसमें अशुद्धियाँ ना होगा, गलतियाँ नहीं होगा, तब ना बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। एक चीज़ आप लोगों को और बोलना चाहूँगा, आप लोग ना महाराज बढ़िया सा क्लास देख लेते हो, बढ़िया सा पढ़ लेते हो, नोट्स वगैरह सारा चीज़ ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो महाराज, ताकि जैसे मैं आपकी मदद करता हूँ वैसी मेरा भी मदद हो पाए। तो इसीलिए बोलता हूँ महाराज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है और उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डला हुआ है इसी वीडियो के, तो उस पर भी जा करके आप लोग जुड़ सकते हो, है ना। तो बिल्कुल आप लोग कर लीजिए, यही आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी सारा क्लास तो आप लोगों को वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण विधि के चयन के लिए खाली स्थान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, ऑप्शन बी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, या ऑप्शन डी छात्रों की मानसिक क्षमता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी छात्रों की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण विधि के चयन के लिए खाली स्थान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। शिक्षण विधि मतलब जो एक शिक्षक है ना, वो पढ़ाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि छात्र को ना उसके सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मतलब ये है कि एक जो कक्षा है ना, उसमें अलग अलग जाति, वर्ण, समुदाय, धर्म, अलग अलग के लोग आते हैं ना, जो अलग अलग आर्थिक सामाजिक परिदृश्य आते हैं। कोई थोड़ा गरीब होता है, थोड़ा अमीर होता है, थोड़ा मिडिल फैमिली का होता है, आता है ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है, जो भिन्नताएं हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए एक शिक्षक को, ये बोला गया है इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। खेल साले पाठचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि ऑप्शन ए शिक्षकों का कार्यभार कम करता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, ऑप्शन सी छात्रों में प्रतियोगिता की भावना लाता है, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खेल साले पाठचर्या का अभिन्न अंग है। मतलब ये है कि एक जो क्लास है ना, एक जो विद्यालय है ना, उसमें ना बच्चों को ना खेल खेल में भी पढ़ाया जाता है और अलग से खेलकूद भी कराया जाता है। तो इसका कराने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसको कराने का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास होता है। मतलब उसका जो शारीरिक संतुलन है, शारीरिक जो उसकी जो स्वास्थ्य है ना, वो अच्छा होता है। इस वजह से ना उनको ना खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है और खेल भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। खेल के माध्यम से शिक्षा, ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी रचनात्मक प्रवृत्ति को बदलती है या ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को बदलती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खेल के माध्यम से शिक्षा, तो खेल के माध्यम से जब बच्चों को शिक्षा दिया जाता है ना तो वो मनोवैज्ञानिक प्रोसेस होता है जी, मनोवैज्ञानिक विधि होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अनेकों शिक्षक जो ऐसे होते हैं वो खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देता है, मतलब पाठ को ना खेल के माध्यम से ही पढ़ा देता है, एक्टिविटी के माध्यम से। तो वो कौन सी गतिविधि कहलाएगा? वो मनोवैज्ञानिक गतिविधि कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए शिक्षक के द्वारा अच्छा नियंत्रण, ऑप्शन बी अति उत्तम शिक्षण, ऑप्शन सी प्रजातंत्रीय वातावरण या ऑप्शन डी शिक्षकों का आदत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अति उत्तम शिक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्तम शिक्षण अनुशासन के लिए आवश्यक है, तो उत्तम शिक्षण मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए और उसके साथ अनुशासन के लिए क्या आवश्यक है? तो अति उत्तम शिक्षण मतलब पढ़ाने की जो अति उत्तम जो व्यवस्था है वो होनी ना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। अनुसंधान व खोज की विधि है, ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी निगमन विधि या ऑप्शन डी प्रयोजना विधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनुसंधान व खोज की विधि है, तो अनुसंधान और खोज की जो विधि है ना उसे आगमन विधि कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मुझे पता है कि अनेकों लोगों ने ना ये जो प्रयोजना विधि है उसे करेक्ट मार दिया होगा, लेकिन ना प्रयोजना विधि अलग है, अनुसंधान और खोज विधि अलग है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे अलग है आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अनुसंधान व खोज विधि ना आगमन विधि कहलाता है। क्यों कहलाता है ये आप लोगों को बताऊं ना। तो आगमन विधि क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं। आगमन विधि जो होता है ना उसमें एक जो शिक्षक होता है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले बच्चों को ना जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक का उदाहरण देता है और उदाहरण देने के बाद फिर ना वो जो शिक्षक होता है वो नियम कायदा कानून सिद्धांत जो मेथड है ना वो बताता है। तो इस प्रकार से जब पढ़ाई होता है ना कि सबसे पहले उदाहरण दो बच्चों को और उदाहरण देने के बाद उसके नियम कायदा कानून और जितने भी सिद्धांत है वो बताया जाता है ना, तो वो आगमन विधि कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ ना आगमन विधि का, तो मान करके चलो पर्यावरण में अगर मैं पत्तों के बारे में पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बच्चों को ना पत्ता लेकर के आऊँगा मैं कि एक आध दो तोड़ करके अलग अलग पौधे का और बच्चों को दिखाऊंगा कि ये जो है ये जो है वो पत्ता है और किस प्रकार से इस पत्ते से जो पौधा है वो भोजन ग्रहण करता है सूर्य की पहली किरण के साथ। तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल बच्चों को दिखाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसके नियम कायदा कानून को बच्चों को बताऊँगा, है ना। तो वो आगमन विधि कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को आगमन विधि क्या होता है। चलिए उसके बाद ना प्रयोजना विधि क्या होता है ये जान लो आप लोग। प्रयोजना विधि का मतलब होता है कि एक कक्ष में ना बच्चों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब 5, 6, 10, 20 जितनों का भी ग्रुप हो सकता है और उसे ना एक प्रयोजना दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको शिक्षक के द्वारा और उस प्रोजेक्ट को ना सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो मिल करके ना प्रयोजना को क्रियान्वित करते हैं, मतलब उसको पूरा करते हैं जो प्रयोजना है वो, और इसमें सारे बच्चे जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है, तो इसे प्रयोजना विधि के नाम से जानते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है, आगमन विधि और प्रयोजना विधि में, है ना। तो ये जो आगमन विधि है ना उसे अनुसंधान विधि और खोज विधि भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना आप लोगों को निगमन विधि के बारे में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि निगमन विधि क्या होता है। तो निगमन विधि में क्या होता है, एक जो शिक्षक है ना वो सबसे पहले बच्चों को नियम कायदा कानून सिद्धांत बताता है, तो उसके बाद फिर लास्ट में ना उदाहरण देता है बच्चों को। और ये जो निगमन विधि है ना वो सेम जस्ट ना आगमन विधि के अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है।
आगमन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम कायदा कानून सिद्धांत जो भी है सारा चीज़ बताया जाता है। लेकिन निगमन विधि उसके ठीक उल्टा है, इसमें सबसे पहले नियम कायदा कानून सिद्धांत वगैरह बताया जाएगा, उसके जो रूल रेगुलेशन है वो बताया जाएगा और बाद में उसका उदाहरण दिया जाएगा, तो वो निगमन विधि कहलाएगा। आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आया। चलिए उसके बाद व्याख्यान विधि क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ। व्याख्यान विधि का मतलब ये है कि एक जो शिक्षक है वो कक्षा में आता है और अपने मन से जो टॉपिक को पढ़ाना है वो केवल बोल बोल करके पढ़ा देता है और पढ़ा करके ना वो चला जाता है। तो केवल जो मौखिक रूप से जो शिक्षक है वो पढ़ाए बोल बोल करके ना व्याख्यान के माध्यम से ना, तो उसे व्याख्यान विधि कहा जाता है। इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बच्चों की जो भागीदारीता होता है ना वो नहीं होता है। भले ही जो शिक्षक है वो बच्चों की ना डाउट को क्लियर कर दे, लेकिन ना बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा उसमें नहीं होता है। केवल जो शिक्षक है वो व्याख्यान के माध्यम से मतलब बोल बोल करके जो पढ़ाता है ना उसे व्याख्यान विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन चारों विधि को आप लोगों को नोट करके रखना है और अलग अलग विधियों के बारे में जानना चाहते हो ना तो मेरा जो क्लास नंबर दूसरा है ना उसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ उसको, तो अगर क्लास नंबर 26 और 27 को देखोगे ना तो ईजिली आप लोगों को सारे विधियों के बारे में ना विथ ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्र को पूर्णतः समझ में आ गया है, यह कहलाता है ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी पृष्ठपोषण, ऑप्शन सी सामान्यीकरण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पृष्ठपोषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे, यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्र को पूर्णतः समझ में आ गया है तो यह कहलाता है, तो ये पृष्ठपोषण ही ना कहलाएगा जी हैं। और पृष्ठपोषण का जो मतलब होता है वो फीडबैक होता है। मतलब एक जो शिक्षक है उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद अगर बच्चों से वो पूछेगा और बच्चे जब फीडबैक देगा ना तो उस फीडबैक मतलब पृष्ठपोषण से शिक्षक को पता चलेगा कि हाँ वो जो बच्चा है जो पढ़ाया वो पूर्णता से समझ में आ गया है, तो उसे पृष्ठपोषण या फीडबैक कहते हैं। ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या पाठ्य योजना का हिस्सा है, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का हिस्सा है या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम पाठ्य योजना का हिस्सा है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे, सही कथन को चुनिए। तो जो सही कथन है ना वो ऑप्शन नंबर ए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पाठ्यचर्या का मतलब ये होता है कि जितने आप लोगों की क्लास में पूरे विद्यालय में जो गतिविधियाँ होती हैं ना, चाहे वो कक्षा में पढ़ाई से लेकर के हो या खेल के मैदान में खेल से लेकर के, जितने भी प्रकार की एक्टिविटी होता है ना वो पाठ्यचर्या कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो पाठ्यचर्या जो होता है ना वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है, मतलब पढ़ाने का ही हिस्सा होता है। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चाहो ना तो ये फर्स्ट वाला को ना आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। अब तक की सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोगों को बताना है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग या ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वो। और आप लोगों को थोड़ा सा ना एनसीईआरटी क्या है ये बता दूं, उसके अलावा एनसीईआरटी के कार्य के बारे में बता दूं। एनसीईआरटी जो है ना वो नेशनल लेवल पर ना, मतलब भारत पे ना जितने भी स्कूल कॉलेज है ना उसमें ना किस पार्ट में क्या निर्धारित करना है ना ये निर्धारित करता है। कौन? तो एनसीईआरटी जो होता है ना वो विभिन्न क्लास में ना किस पार्ट में किस
किस विषय में कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा ना, तो ये डिसाइड करता है एनसीईआरटी जो है वो, ठीक है, नेशनल लेवल पे। इसीलिए जो लोग कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं ना, उन लोगों से ये कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, क्योंकि वो नेशनल लेवल का होता है और वो ना ऑथेंटिक बुक होता है जिसे गवर्नमेंट अप्रूव दिया हुआ है। तो ये जो एनसीईआरटी है ना, वो विभिन्न कक्षा में ना कौन से पार्ट में क्या टॉपिक रखना है इसका निर्धारण करता है और रूल रेगुलेशन भी निर्धारित करता है विभिन्न कक्षाओं के लिए। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन सी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। या ऑप्शन डी कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में विविधता को संबोधित करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, आप लोगों को ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक कक्षा में विभिन्न धर्म, जाति, वंश, समुदाय, आर्थिक छात्र, सामाजिक छात्र, राजनीतिक छात्र, मतलब ऊंच नीच जितने भी प्रकार के जो छात्र हैं ना, वो सारे के सारे एक ही कक्षा में बैठ करके एक ही शिक्षक को द्वारा पढ़ा जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बच्चों का समावेश होता है ना, उसे समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि अलग अलग जो प्रकार के जो बच्चे हैं ना, कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, कोई अलग धर्म के, कोई अलग आर्थिक बच्चे, सामाजिक बच्चे, जो अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं ना, उन सारे बच्चों को एक क्लास में एक शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है ना, बिना किसी भेदभाव के ना, तो उसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। समझ में आया समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? और समावेशी शिक्षा का जो सबसे उपयुक्त जो कथन है ना, वो कक्षा में विविधता को संबोधित करता है। मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं, विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, वंश के जो बच्चे हैं ना, सारे बच्चों को एक साथ लेकर के पढ़ना ना, ये क्या कहलाता है? विविधता को संबोधित करता है कहलाता है, और ये समावेशी शिक्षा को संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। सीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए बच्चों के प्रगति और उपलब्ध के स्तर को जानने के लिए। ऑप्शन बी बच्चों का उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ऑप्शन सी बच्चों की प्रगति को जानने के लिए। या ऑप्शन डी एक अनिश्चित अवधि के बाद बच्चों के प्रगति का आकलन करने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो ये जो रीता नामक शिक्षिका है ना, वो अपने कक्षा में आकलन करता है और सीखने के लिए आकलन दोनों करता है। तो वो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए करता है। और आकलन का जो मतलब होता है ना, वो बच्चों को ना समय समय पर ना टेस्ट ना आकलन करना कि वो कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, इसके लिए ये क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। और सीखने के लिए आकलन का मतलब ये होता है कि समय समय पर ना सीखने के लिए भी आकलन लिया जाता है। और ये जो आकलन होता है ना, वो बच्चों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो जो बच्चा है ना, उनके द्वारा पढ़ाया गया जो विषय है वो कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, और नहीं सीखा है तो उनकी क्या समस्या है, किस वजह से नहीं सीखा है ना। तो इसलिए जो आकलन किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, जो परीक्षा लिया जाता है, उसे सीखने का आकलन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कुशल व प्रशिक्षित शिक्षक। ऑप्शन बी अप्रशिक्षित शिक्षक। ऑप्शन सी अनुभवी शिक्षक। या ऑप्शन डी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुशल व प्रशिक्षित शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना जी, पढ़ाना, टीचिंग। जो पढ़ाना है वो किसके द्वारा होना चाहिए? कुशल प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा ना। तो आप कुशल प्रशिक्षित कहने का मतलब यह है कि आप लोग क्या करोगे, 2 वर्ष का डीलेट करोगे, उसके अलावा फिर सीजी टेट का एग्जाम दिलाओगे, उसके बाद फिर आप लोग शिक्षक भर्ती के एग्जाम दिलाओगे, और ये जो अलग अलग एग्जाम और प्रोसेस से आप गुजरोगे ना तो आप कुशल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में। और प्रशिक्षण भी 2 वर्ष का डिप्लोमा में आप लोग लोगे ना तो वो एक कुशल प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों के लिए कोड वाला प्रश्न है। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो आप लोगों को ये 4 प्रकार के अलग अलग कोड दिया है, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं होगा, ये बताना है। पहला कला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तीसरा काम और शिक्षा, चौथा शांति के लिए शिक्षा। कोड में ये जो ऑप्शन दिया है उसको देखिए, ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठचर्या क्षेत्रों पर भी महत्व देता है? तो ये जो एनसीएफ 2005 है ना वो पाठचर्या के अलावा कला शिक्षा को महत्व देता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को भी महत्व देता है, काम और शिक्षा को भी देता है, और शांति के लिए शिक्षा को भी देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए, समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी सुधारात्मक, ऑप्शन सी सकारात्मक, या ऑप्शन डी नकारात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, और ये तो इजी है यार, आराम से बता सकते हो आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में हमेशा अभिप्रेरणा देनी चाहिए। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन देनी चाहिए, सकारात्मक ही ना मोटिवेशन दोगे। जी हैं, समावेशी शिक्षा का मतलब आप लोगों को अभी जस्ट बताया ना कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो बच्चे रहते हैं, अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग वंश के, कोई ऊंच कोई नीच, अलग अलग प्रकार के जो बच्चे रहते हैं वो रहते हैं ना। ऊंच नीच कहने का मतलब यह है कि कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, कोई अमीर फैमिली से आता है, कोई गरीब फैमिली से आता है। तो सारे बच्चे एक कक्षा में रहते हैं ना, और एक शिक्षक द्वारा जब पढ़ते हैं ना तो उसे क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है वो देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए बीमारी, ऑप्शन बी कमजोरी, ऑप्शन सी भेदभाव, या ऑप्शन डी अस्पृश्यता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भेदभाव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा में भेदभाव ही ना दूर किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि समावेशी शिक्षा में एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं वो रहते हैं, अलग जाति, अलग धर्म, अलग समुदाय के जो बच्चे हैं वो रहते हैं, और एक शिक्षक द्वारा एक साथ सीखते पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, जब एक साथ जो बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो वो भेदभाव ही ना दूर होगा। जी हाँ, इसमें तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए, समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए अतिथि शिक्षक, ऑप्शन बी कला शिक्षक, ऑप्शन सी संसाधन शिक्षक, या ऑप्शन डी खेल कूद व्यायाम के लिए शिक्षक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संसाधन शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो समावेशी शिक्षा में ना संसाधन जो शिक्षक है वो महत्वपूर्ण होता है। कैसे? तो संसाधन शिक्षक कहने का मतलब यह है कि एक जो शिक्षक है ना वो जब पढ़ाने आता है ना तो अपने साथ ना विभिन्न प्रकार के संसाधन लेके आता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट लेकर के आता है, TLM लेकर आता है। आप लोग जब डीएलएड कर रहे होंगे या बीएड किए होंगे ना तो आप लोग अलग अलग TLM के माध्यम से
से बच्चों को पढ़ाए होंगे ना बना करके, जिसमें बच्चों देख देख कर ताकि अच्छे तरीके से सीख पाए उदाहरण के माध्यम से, है ना। तो समावेशी शिक्षा में ना जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो संसाधन शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ना पढ़ते हुए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 60 को। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा की मुख्य समस्याओं का कारण खालिस्तान है। ऑप्शन ए शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी सामाजिक मनोवृत्ति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा में मुख्य समस्या का कारण है, तो समावेशी शिक्षा में जो समस्या का कारण है वो शिक्षण की कौशल में कमी हो सकता है, पाठ्यक्रम भी हो सकता है और सामाजिक मनोवृत्ति भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों से और बोलना चाहूँगा, आप लोग ना महाराज अगर क्लास को बढ़िया सा देखते हो, अच्छे से सारा चीज़ का लाभ उठाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को और अच्छे से दुगनी मेहनत के साथ दुगनी जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं। तो इसीलिए आप लोग केवल इतना कर सकते हो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके अलावा आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों का ना जो MCQ सीरीज़ का ना एक दो क्लास और आएगा इसी में ही, क्योंकि अलग अलग प्रकार से कितना क्वेश्चन इसमें बन सकता है सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो आगे का सिलेबस है ना उसको भी आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा और आप लोगों को ना दिसंबर तक की आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ना जिम्मेदारी बन गई है, अब तो ख़त्म करूंगा ही करूंगा दिसंबर में, और जनवरी में फिर हम लोग ना रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे 1 महीना।